2025 के चुनाव से पहले क्या होगा? नीतीश कुमार अपने उम्मीदवार उतारेंगे, ऐसी संभावनाएं प्रबल है। एनडीए गठबंधन से नीतीश कुमार सीट छोड़ने वाले नहीं हैं। नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण कर रहे थे तो एक खबर आई है कि वो अपने घर का लाइट उट ऑफ करके अंधेरे में बैठ करके मातम मना रही थी। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। देश में सरकार तो बन गई नरेंद्र मोदी की, काम भी शुरू हो चुका है। बड़ी बड़ी सौगातें बिहार और देश भर के तमाम जो विभाग हैं उन विभागों में मिलने भी शुरू हो चुके हैं। लेकिन इधर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस आस में बैठे हैं कि अब नरेंद्र मोदी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे। कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्या विधानसभा चुनाव के पहले सारी प्रक्रियाएं होंगी? लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले जो है नीतीश कुमार इस इंतजार में तो बैठे हैं, लेकिन लालू प्रसाद यादव इस इंतजार में नहीं बैठे हैं कि विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा, क्या होगा बिहार में, राजनीति कैसे बदलेगी। वो विधानसभा के चुनाव की तैयारी में लग चुके हैं। तैयारी में तो लगे ही हैं और तैयारी के साथ साथ उन्होंने अपना धीरे धीरे कैंडिडेट भी फाइनल करना शुरू कर दिया है। और ऐसा कैंडिडेट जो बीजेपी के लिए परेशानी बन सकते हैं, एनडीए गठबंधन के लिए परेशानी बन सकते हैं। और अंदर खाने में चर्चा ये है कि वो ऐसे प्रत्याशी को उतार रहे हैं कि चुनाव से पहले कई सीटों पर जीत तय हो चुकी है। खेल समझिए से आज की शुरुआत होगी कि भाजपा को गच्चा देकर 2025 से पहले ही तेजस्वी से दो हाथ करेंगे नीतीश। मामला क्या है, खेल समझने के लिए बाबा से जुड़ते हैं, पूछते हैं बाबा, ये नीतीश और तेजस्वी फिर दो हाथ करेंगे, भाई चाचा भतीजा की लड़ाई ख़त्म नहीं होगी क्या बिहार में कभी? देखिए, दोनों बिहार को अपना जागीर समझ चुके हैं। हालांकि और लोग भी हैं जो भी समझते हैं, लेकिन इन दोनों ने बिहार की ज़मीन पर अपना पूरा अधिकार समझ लिया है और हमेशा ज़मीन कब्जा करने की लड़ाई होती रहती है। 2005 से उठा करके अभी तक आप देख लीजिए, एक समय था कि 1990 में नीतीश कुमार ने ही लालू प्रसाद को मुख्यमंत्री बनाने का पहल किया था। दोस्ती ठीक ठाक थी, लेकिन ये दोस्ती लंबी नहीं चल पाई। 94 में जब अलग हुए उसके बाद से दोनों के रास्ते अलग हो गए और उस समय से ही लगातार नीतीश कुमार बार बार लालू प्रसाद को सत्ता से बेदखल करके कैसे बिहार की सत्ता पर आया जाए उसका प्रयास कर रहे थे। और 2005 में उन्हें सफलता मिली, वो भी एक बार में नहीं, दो बार में। 2005 में दो चुनाव हुए थे, एक हुआ था मेन चुनाव जो फरवरी में हुआ था और दूसरा चुनाव हुआ था अक्टूबर-नवंबर में, जिसमें नीतीश कुमार, उसके बीच में राष्ट्रपति शासन लग गया था, किसी को बहुमत नहीं आया था। रामविलास पासवान वाला सारा एपिसोड तो हम लगातार बताते ही रहे। लेकिन उसके बाद से जो ये लड़ाई शुरू हुई, उसके बाद से नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी को अपने साथ रखते जरूर हैं, लेकिन लड़ाई खुद लड़ते हैं। 2025 की लड़ाई को लेकर के, जहाँ एक तरफ आपने याद होगा कि कल भी हमने एक खबर किया था जिसमें हमने ये बातें रखने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद के बीच में डिफरेंसेस कहाँ हैं। तो नीतीश कुमार लोकसभा की भी लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन लालू प्रसाद लोकसभा नहीं विधानसभा की लड़ाई लड़ते हैं और लोकसभा में विधानसभा के लिए वो ज़मीन तैयार करते हैं। यही कारण है कि आपने देखा होगा कि किस तरह से ये सारी परिस्थितियाँ बनी हैं। 2024 के चुनाव में लालू प्रसाद 4 सीट जीत करके आए और 4 से इनका बड़ा संबंध हो गया गंभीर। 22 सीटें जीत करके आए थे 2004 में, तो उस समय भी आंकड़ा 2 to 4 था जी। और 4 से इनका बहुत पुराना नाता है। इस बार भी 4 ही सीट जीत करके आए हैं। खैर, ये सीट उनको गिफ्ट में मिला है। ये सीट जीतने के लिए वो नहीं लड़ रहे थे, वो लड़ाई लड़ रहे थे कि अभी जो ज़मीन सेट करेंगे, जैसे कोई भी आप देखिए किसान जो है वो फसल बो देता है, उसकी देखभाल करता है, बीज बो देता है, बीज बो करके उसको जैसे जैसे होता है उसको सेवा टहल करते रहता है, ज़रूरत के हिसाब से पानी खाद देते रहता है और अंत में फसल जब लहलहाने लगती है तो काटता है। और किसान की सबसे बड़ी थाती वही है, जैसे ही लहलहाने लगता है ना तो उसकी खुशी होने लगती है। लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव ने भी वही बार सेट किया था कि जिसमें वो 2025 की लड़ाई लड़े। इस बीच आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के बीच में जो रिश्ते थे वो कई बार टूटने और बनने के कारण रिश्तों में कहीं ना कहीं एक खटास आई हुई है, एक गांठ जरूर पड़ गया है। और जब गांठ होता है तो आप जानते हैं कभी भी खुल सकता है।
चर्चाएं आपने सुनी होगी, जैसे ही 2024 का परिणाम आया और परिणाम आने से पहले जी ये बातें भी कही जा रही थी कि भारतीय जनता पार्टी को यदि 240 सीटें आज नहीं आई होती और जिस तरह से 200 सीटों से नीचे अगर हो जाती तो आप ये मान के चलिए कि सरकार भारतीय जनता पार्टी की नहीं बन पाती। वैसे भी सरकार तो बहुत मतलब कमजोर सरकार है, बिल्कुल। बहुत मजबूत सरकार तो इसे कहेंगे नहीं हम। बिल्कुल, संभावनाएं दूसरी तरफ से बन रही हैं क्योंकि 28-29 सीट लेकर के दूसरी तरफ ममता बनर्जी तैयार हैं। और आपको याद होगा कि जिस समय नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण कर रहे थे तो एक खबर आई है कि वो अपने घर का लाइट उट ऑफ करके अंधेरे में बैठ करके मातम मना रही थी। तो खैर ये सब बातें होते रहती है, ये सांकेतिक जो युद्ध है वो चलता रहता है। अब ऐसी स्थिति में आप समझ लीजिए कि नीतीश कुमार के लिए सबसे बड़ा जो मौका है, एक बात आप लगातार सुन रहे होंगे कि नीतीश कुमार काफ़ी नाराज़ हैं। मंत्रिमंडल में जो उन्हें मिला है 2 जगह उससे भी नाराज़ हैं और अधिक चाहते थे। मंत्रालय जो मिला है उससे भी नाराज़ हैं और चाहिए था उनको। इस बात को लेकर के हालांकि बहुत सारा डिफेंड भी किया जा रहा है, जदयू की तरफ से बयान आए हैं, बोले हैं कि नहीं जो मंत्रालय तो सब मंत्रालय ही है। ये सारी बातें कहीं ना कहीं चलती हैं जी। लेकिन कहने और करने में काफ़ी अंतर होता है। ललन सिंह को जो मंत्रालय मिला है उसको लेकर के भी बहुत सारी चर्चाएं चल रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इसके बाद बिहार के अन्य नेताओं को भी जो मंत्रालय मिला है उसको लेकर के भी खूब चर्चाएं चल रही हैं कि 8 मंत्रालय तो मिले जरूर हैं लेकिन वो मंत्रालय बिहार के सम्मान के लायक नहीं है। खैर, हालांकि उपेंद्र कुशवाहा हो या फिर कई लोग ये कह रहे हैं कि भाई सभी तो उद्योग वाले विभाग हैं, तो इस पे बहसबाजी बेकार विपक्ष के लोग कर रहे हैं। देखिए इन सारी बातों में सबसे अच्छा जो है वो चिराग पासवान ने कहा है और चिराग पासवान ने अभी से ही शुरू कर दिया है कि बिहार में अपार संभावनाएं हैं। हमने भी एक खबर किया था कि यदि सामंजस्य बिठा करके चला जाए, जैसे कपड़ा मंत्रालय है बिहार के पास, गिरिराज सिंह के पास है और वहीं MSME है जीतन राम मांझी के पास। ये दोनों विभाग अगर आपस में सामंजस्य बिठा लें तो रोजगार की अपार संभावनाएं बढ़ सकती हैं। फैक्ट्री भी खुल सकते हैं, MSME योजना जो इसके साथ साथ चुनाव से ठीक पहले कई फैक्ट्रियों ने, कई कपड़ा उद्योगों ने बिहार में अपनी इंडस्ट्री बैठाने की बात कही थी। तो ये भी एक संभावना है, इसको भी लेकर के कहा जा सकता है, किया जा सकता है। हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि हमारी बात पूर्व केंद्रीय मंत्री वित्त राज्य मंत्री से हमारी बातचीत हुई थी। उन्होंने भी उन्होंने भी ये बात कहा था कि नहीं, जो बिहार की स्थिति है और बिहार के लोगों से जो हमने बातचीत की है वो साफ बता रहा है कि यहाँ उद्योगों की ज़रूरत है। तो खैर इन सारी बातों की चर्चा तो चल ही रही है लेकिन उसके पैरेलल जो चर्चा चल रही है कि 2025 के चुनाव से पहले क्या होगा। आपने ये खबर किया है कि रोहिणी आचार्य सिंगापुर जा रही थी तो उन्होंने नीतीश कुमार से पूछा है कि आप कब लौट रहे हैं चाचा, आशीर्वाद बनाए रहिएगा। तो ये सब बातें भी हो रही है। इसी बीच में आपको पता ही है कि लोकसभा चुनाव में कई विधायक अपना किस्मत आजमा रहे थे, जो जीत करके भी गए हैं, कई हारे भी हैं। इसके साथ साथ एक सीट तो ऑलरेडी आपने देखा होगा जिसकी घोषणा भी हो गई है, रुपौली की, बीमा भारती वाली सीट की, उसमें चुनाव होना है। तो उस पर भी निश्चित रूप से किस्मत आजमाने का काम एनडीए वर्सेस इंडिया गठबंधन होगा। एक बात तो तय नज़र आ रही है कि रुपौली से बीमा भारती चुनाव लड़ेंगी क्योंकि उन्हीं का सीट था वो। अब इस बार वो आरजेडी से लड़ेंगी। ये पूरा चर्चा है कि आरजेडी से पिछले बार जो आरजेडी की सदस्यता ग्रहण किया है उन्होंने, तो आरजेडी से चुनाव लड़ेंगी। संभावना तो इसी की बहुत ज़्यादा है। अब आगे वो क्या करें वो अलग मैटर है, लेकिन वहाँ चुनाव लड़ने के लिए एनडीए गठबंधन से कौन होगा तो सीधा सीधा नज़र आ रहा है कि एनडीए गठबंधन से नीतीश कुमार सीट छोड़ने वाले नहीं हैं। वहीं इन सीटों को अगर साइड कर देते हैं तो 2025 से पहले एक और चुनाव बिहार में होने जा रहा है जो 4 सीटों का है, जो 4 सीट खाली हुए हैं विधायकों के, उन सीटों पे भी चुनाव होना है, जिसमें से 2 सीट जो है, इसमें से 1 सीट को छोड़कर बाकी 3 सीट जो है वो इंडिया गठबंधन के पास है। अच्छा। 2 सीट आरजेडी के पास है, बक्सर और जहानाबाद बेलागंज, और 1 सीट तरारी का CPI-ML के पास है, 1 सीट जीतन राम मांझी वाला इमामगंज वाला वो एनडीए गठबंधन के पास है। तो 1 सीट तो आप इमामगंज वाला ये क्लियर मान के चलिए कि जीतन राम मांझी के परिवार से ही कोई लड़ेगा, उनका दामाद लड़े, उनकी बेटी लड़े या उनके बहू लड़े। क्योंकि आपने देखा होगा संतोष सुमन की जो पत्नी हैं वो काफ़ी एक्टिव रही हैं और रोहिणी आचार्य मामले में आपने देखा होगा कि उन्होंने कई ट्वीट किए थे।
हो सकता है कि इनके भाई भी चुनाव लड़ें, संतोष सुमन के। अच्छा। तो ये सारी संभावनाएं हैं, लेकिन ये सीट जो है वो कहीं ना कहीं इमामगंज वाला जीतन राम मांझी के परिवार में ही जाता दिखाई दे रहा है। लेकिन इसके अलावा तरारी जहानाबाद और तरारी बेलागंज और जो बक्सर की सीट रामगढ़ की सीट है, ये 3 सीटों पर नीतीश कुमार अपने उम्मीदवार उतारेंगे, ऐसी संभावनाएं प्रबल है। क्योंकि जो तरारी की अगर बात करें हम, सुदामा प्रसाद यहाँ से विधायक थे जो अब MP बन गए हैं। तरारी में पिछले चुनाव में उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार को हराया था। निर्दलीय सुनील पांडे का नाम आपने सुना होगा। सुनील पांडे को उन्होंने चुनाव हराया था। और सुनील पांडे को चुनाव हराने के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी यहाँ बहुत पीछे थी, बहुत पीछे थी। ये सारी संभावनाएं जो हैं कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि जो सीट खाली हुई है तरारी की, उसमें CPI-ML तो अपना उम्मीदवार उतारेगी, इसलिए कि इंडिया गठबंधन में किसी तरह कोई जीत नहीं है। आपने देखा कि इससे पहले भी अगियाओं का एक सीट खाली हुआ था जिसमें CPI-ML का खाली हुआ था, CPI-ML भी उसमें आया। उसके अलावे अब बात हम बेलागंज की करें और बात हम अगर रामगढ़ की करें, तो इसमें भी संभावनाएं नजर आ रही हैं कि इन सीटों पर भी लगभग उम्मीदवार फाइनल है। एक तरफ उम्मीदवार रामगढ़ में नजर आ रहा है कि रामगढ़ में सुधाकर सिंह के भाई अजीत सिंह जो जदयू से अभी आए हैं, पहला झटका तो नीतीश कुमार को यहीं लगा है कि सुधाकर सिंह के पुत्र जो हैं अजीत सिंह वो RJD में लौट करके आए हैं। तो ये संभावना व्यक्त की जा रही है जी भाई हैं उनके भाई हैं जी सुधाकर सिंह के। तो ये संभावना व्यक्त की जा रही है कि अजीत सिंह चुनाव लड़ेंगे, ये सीट जो खाली हुई है। दूसरी सीट जहानाबाद माफ कीजिएगा बेलागंज की है, तो बेलागंज की सीट पर भी लगातार वहां से सुरेंद्र यादव जीतते आ रहे हैं। तो राष्ट्रीय जनता दल की पारंपरिक सीट हो गई और सुरेंद्र यादव भी चाहेंगे कि उनके परिवार का ही कोई सदस्य यहाँ से चुनाव लड़े, क्योंकि इस सीट पर एक बार नहीं 8-8 बार वो चुनाव जीत चुके हैं और लगातार उनका दबदबा रहा है इस क्षेत्र पर। तो ये सीट निश्चित रूप से राष्ट्रीय जनता दल लड़ेगी। अब इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि एनडीए गठबंधन से कौन लड़ेगा। तो एनडीए गठबंधन से पहले भी बीएसपी के और आरजेडी में टक्कर हुई थी, जो रामगढ़ की सीट है, वहाँ बीएसपी का अच्छा दबदबा है। अब भारतीय जनता पार्टी कोशिश करेगी कि यहाँ से हम चुनाव लड़े, कि नीतीश कुमार ऐसा लगता नहीं है कि ये सीट उनको देंगे। नीतीश कुमार के पास एक मौका है इन 4 सीटों को अपने कुनबे में बढ़ाने का। तो एक इमामगंज की सीट अगर छोड़ दें तो बाकी की 3 सीटों पे अपने उम्मीदवार उतारेंगे। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के लिए ये मुश्किल घड़ी हो सकती है, क्योंकि बिहार में जिस तरह से केंद्र में फैसला नरेंद्र मोदी ने किया कि उनके मंत्रिमंडल में कौन शामिल होंगे, कौन कौन मंत्रालय किसको दिया जाएगा, उसी तरह से बिहार में जो कुछ भी होगा उसका फैसला नीतीश कुमार करेंगे। और यही वो समय है कि नीतीश कुमार एक बार फिर से 2025 के चुनाव से पहले अपनी शक्ति का परीक्षण करेंगे। ये 4 सीट नहीं है, ये 4 सीट 2025 के चुनाव का पैमाना होगा, लिटमस टेस्ट होगा, लिटमस टेस्ट है बिल्कुल, जो नीतीश कुमार चाहेंगे कि इसमें वो अपना वर्चस्व बरकरार करके रखें और भारतीय जनता पार्टी को इसमें वो बैकफुट पे रखें। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि नीतीश कुमार को स्वेच्छा से ये मिल जाता है या फिर नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बनाते हैं। हालांकि इसमें एक और संभावना व्यक्त की जा रही है, अगर इस सीटों की बात करें तो बेलागंज की सीट पर लोक जनशक्ति पार्टी जो है वो अपनी दावेदारी ठोक सकती है। अच्छा। क्योंकि बेलागंज की सीट को लेकर के वहाँ चिंटू भैया, चितरंजन और चिंटू भैया जो हैं वो काफ़ी एक्टिव नज़र आए हैं। जहानाबाद के चुनाव की बात कर लें, गया के चुनाव की बात कर लें, तो वो इतना एक्टिव नज़र आए हैं जिसका इनाम भी उनको मिल सकता है। मतलब मांझी की पार्टी को जिताने में अहम भूमिका उन्होंने निभाई थी, पासवान के सेनापति के रूप में। जी, चिराग पासवान को आपने देखा कि उनके घर पर चिराग पासवान भी गए थे। तो वहीं जहानाबाद के लिए भी उन्होंने कम मेहनत नहीं किया है, उन्होंने अपने स्तर से बहुत मेहनत किया है। अब कहने का मतलब है कि जब आपका घोड़ा ही लंगड़ा हो तो उसे रेस में कितना दौड़ाइएगा, उसके जगह पर आप तो दौड़ नहीं सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में ऐसा लग रहा है कि बेलागंज की सीट जो है लोक जनशक्ति पार्टी को जा सकती है। और नीतीश कुमार के साथ उनके रिश्ते भी बहुत सुधर गए हैं, चिराग पासवान के रिश्ते बहुत सुधरे हैं। आने वाले 2025 के चुनाव में नीतीश कुमार ये भी देख रहे होंगे कि चिराग पासवान बेहतर उम्मीद हो सकते हैं। जिस तरह से उन्होंने 5 में 5 सीट जीता, कई सीटों को जिताने में उनकी अहम भूमिका रही। तो यहाँ से एक संभावना व्यक्त की जा रही है कि भाजपा को ललचाने के लिए भी, चिढ़ाने के लिए भी ये सीट वो चिराग पासवान को दे दें। तो एक बेलागंज का जो सीट मुझे नज़र आ रहा है कि ये नीतीश कुमार छोड़ें, लेकिन बक्सर की सीट की बात करें, तरारी की सीट की बात करें, तो ये 2 सीट वो छोड़ने नहीं जा रहे हैं। तो
ऐसी स्थिति में एक बात तो पक्का है कि भाजपा को 2025 से पहले एक बार नीतीश कुमार अपनी उपयोगिता जैसे 2024 में सिद्ध की है, वैसे 2025 में चाहेंगे कि सिद्ध करें, जिससे कि भारतीय जनता पार्टी उनके इशारों पर और उनके शर्तों पे 2025 में भी समझौता करे। और ये 2 सीटें अगर जीतते हैं तो उनके लिए मतलब नेगोशिएशन करना बड़ा बिल्कुल आसान हो बिल्कुल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिहार में नीतीश कुमार हैं तो सब कुछ है, नीतीश कुमार नहीं है तो नहीं है। और ये नीतीश कुमार ने कई बार प्रूफ किया है कि जिसके साथ नीतीश कुमार उसकी सरकार। तो एक बार फिर से मौका आ गया है उनको, 2025 से पहले नीतीश कुमार एक बार फिर से अपने आप को साबित करेंगे। और इस बीच में आपने देखा भी होगा कि उत्तराधिकारी वाली बात चल रही है, तो वो भी एक मामला हो सकता है। जी चलिए देखिए, तो ये पूरा मामला चल रहा है बिहार के राजनीति में, खासतौर पे जदयू के अंदर, एनडीए के अंदर उपचुनाव है। और इस उपचुनाव में नीतीश कुमार ये साबित कर देंगे कि बिहार में अगर एनडीए की सरकार चाहिए 2025 में तो नेतृत्व हमारा ही रहेगा, बीजेपी का यहाँ पर एजेंडा नहीं चलने वाला है। उपचुनाव है, लिटमस टेस्ट भी इसे कह सकते हैं आप जदयू के लिए, एनडीए गठबंधन के लिए, क्योंकि दूसरे तरफ भी जो विपक्षी खेमा है वो भी बड़ी मजबूती के साथ इस बार के चुनाव में लड़ेगा। खेल समझिए में आज के लिए इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार भारत लाइव पर जारी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।